हर इंसान की रात एक ही होती है, लेकिन उसके सपने अलग अलग होते हैं। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा आपके साथ। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में आज होगी विशेष चर्चा। दोनों सदनों में अलग अलग 16 घंटे का समय बहस के लिए निर्धारित। राज्यसभा में मंगलवार चर्चा की संभावना। मॉनसून सत्र के दूसरे सप्ताह का पहला दिन। विपक्ष के हंगामे से गोवा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण से जुड़े बिल पर अब तक नहीं हो सकी है चर्चा। लोकसभा में आज भी विचार तथा पारित किए जाने के लिए लिस्टेड है बिल। राज्यसभा में समुद्र द्वारा माल वहन विधेयक 2025 चर्चा और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए विज्ञान, विरासत और विविधता का दिया संदेश। भारत की उपलब्धियों के बारे में की बात। देश और समाज के विकास में लोगों के योगदान को सराहा। चोल साम्राज्य का इतिहास और उसकी विरासत भारत के वास्तविक सामर्थ्य का प्रतीक, बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राजेंद्र चोल प्रथम की 1000वीं जयंती समारोह में हुए शामिल। कहा, ये उस समय के भारत के सपने की प्रेरणा जिसे लेकर आज हम विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। आधुनिक युद्ध सिर्फ बंदूकों से नहीं, लॉजिस्टिक से जीते जाते हैं, बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। गति शक्ति विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा, सशस्त्र बलों को जुटाने से लेकर सही समय और स्थान पर उपकरण पहुंचाने तक हमारी एजेंसियों द्वारा निर्बाध लॉजिस्टिक्स प्रबंधन ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में रहा निर्णायक कारक। आज संसद के मॉनसून सत्र के दूसरे सप्ताह का पहला दिन है। सबसे पहले बात संसद में आज के एजेंडे की। आज लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। विधायी कार्य की बात करें तो आज लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में एक एक बिल चर्चा और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। सबसे पहले जानते हैं लोकसभा में सूचीबद्ध कार्यों के बारे में। वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी संबंधित मंत्रालय की स्थायी समिति के प्रतिवेदन के संबंध में अपने वक्तव्य देंगे। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे संबंधित मंत्रालय की स्थायी समिति के प्रतिवेदन के संबंध में अपना वक्तव्य देंगे। पहलगांव में आतंकी हमले के जवाब में भारत के मजबूत, सफल एवं निर्णायक ऑपरेशन सिंदूर पर आज सदन में होगी विशेष चर्चा। लोकसभा में इस पर चर्चा के लिए 16 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त विधायी कार्य में गोवा राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन विधेयक 2024 चर्चा तथा पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। इस बिल पर संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा पेश किए गए प्रस्तावों पर आगे विचार किया जाएगा और उसे सदन द्वारा पारित किए जाने के लिए भी प्रस्तावित किया जाएगा। राज्यसभा में आज समुद्र द्वारा माल वहन विधेयक 2025 विचार तथा पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। पतन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल लोकसभा द्वारा पारित रूप में इस पर विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। 124वें एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई प्रमुख बातों का उल्लेख किया। उन्होंने भारत की उपलब्धियों के बारे में बात की। देश और समाज के विकास में लोगों के योगदान को भी सराहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभांशु शुक्ला का जिक्र करते हुए कहा कि शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष से वापसी को लेकर देश में बहुत चर्चा हुई है। पूरा देश गर्व से भर गया है। अगस्त 2023 में चंद्रयान 3 की सफलता का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में एक नया माहौल बना है। विज्ञान और अंतरिक्ष को लेकर बच्चों में एक नई जिज्ञासा भी जागी है। अब छोटे छोटे बच्चे भी अंतरिक्ष की बात करते हैं। वो अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनने की बातें करते हैं।
मन की बात में एक बार फिर बात होगी देश की सफलताओं की, देशवासियों की उपलब्धियों की। पिछले कुछ हफ्तों में स्पोर्ट्स हो, साइंस हो या संस्कृति, बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिस पर हर भारतवासी को गर्व है। अभी हाल ही में शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष से वापसी को लेकर देश में बहुत चर्चा हुई। जैसे ही शुभांशु धरती पर सुरक्षित उतरे, लोग उछल पड़े। हर दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। पूरा देश गर्व से भर गया। मुझे याद है जब अगस्त 2023 में चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग हुई थी, तब देश में एक नया माहौल बना। साइंस को लेकर, स्पेस को लेकर बच्चों में एक नई जिज्ञासा भी जागी। अब छोटे छोटे बच्चे कहते हैं, हम भी स्पेस में जाएंगे, हम भी चांद पर उतरेंगे, स्पेस साइंटिस्ट बनेंगे। साथियों, आपने इंस्पायर मानक अभियान का नाम सुना होगा। यह बच्चों के इनोवेशन को बढ़ावा देने का अभियान है। इसमें हर स्कूल से 5 बच्चे चुने जाते हैं। हर बच्चा एक नया आइडिया लेकर आता है। इससे अब तक लाखों बच्चे जुड़ चुके हैं और चंद्रयान-3 के बाद तो इनकी संख्या दोगुनी हो गई है। देश में स्पेस स्टार्टअप भी तेजी से बढ़ रहे हैं। 5 साल पहले 50 से भी कम स्टार्टअप थे, आज 200 से ज्यादा हो गए हैं, सिर्फ स्पेस सेक्टर में। साथियों, अगले महीने 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे है। आप इसे कैसे मनाएंगे? कोई नया आइडिया है क्या? मुझे नमो ऐप पर जरूर मैसेज भेजिएगा। साथियों, 21वीं सदी के भारत में आज साइंस एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रही है। कुछ दिन पहले हमारे छात्रों ने इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड में मेडल जीते हैं। देवेश पंकज, संदीप कुची, देवव्रत प्रियदर्शी और उज्जवल केशरी, इन चारों ने भारत का नाम रोशन किया। मैथ्स की दुनिया में भी भारत ने अपनी पहचान को और मजबूत किया है। ऑस्ट्रेलिया में हुए इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में हमारे स्टूडेंट्स ने 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। साथियों, अगले महीने मुंबई में एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स ओलंपियाड होने जा रहा है। इसमें 60 से ज्यादा देशों के छात्र आएंगे, वैज्ञानिक भी आएंगे। यह अब तक का सबसे बड़ा ओलंपियाड होगा। एक तरह से देखें तो भारत अब ओलंपिक और ओलंपियाड दोनों के लिए आगे बढ़ रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, क्या आप जानते हैं ओलंपिक के बाद सबसे बड़ा खेल आयोजन कौन सा होता है? इसका उत्तर है वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स। दुनिया भर के पुलिसकर्मी, फायर फाइटर्स, सिक्योरिटी से जुड़े लोग, उनके बीच होने वाला स्पोर्ट्स टूर्नामेंट। इस बार यह टूर्नामेंट अमेरिका में हुआ और इसमें भारत ने इतिहास रच दिया। भारत ने करीब करीब 600 मेडल जीते। 71 देशों में हम टॉप 3 में पहुंचे। उन वर्दीधारियों की मेहनत रंग लाई जो दिन रात देश के लिए खड़े रहते हैं। हमारे ये साथी अब खेल के मैदान में भी झंडा बुलंद कर रहे हैं। मैं सभी खिलाड़ियों और कोचिंग टीम को बधाई देता हूं। वैसे आपके लिए ये भी जानना दिलचस्प होगा कि 2029 में ये गेम्स भारत में होंगे। दुनिया भर से खिलाड़ी हमारे देश आएंगे। हम उन्हें भारत की मेहमान नवाजी दिखाएंगे, अपनी खेल संस्कृति से परिचय कराएंगे।
हाल ही में भारत के मराठा किलों को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन किलों का जिक्र किया और कहा कि ये हम सभी को गर्व से भर देने वाली खबर है। उन्होंने कहा कि देश के और हिस्सों में भी अद्भुत किले हैं जिन्होंने आक्रमण झेले, खराब मौसम की मार झेली, लेकिन आत्मसम्मान को कभी झुकने नहीं दिया। साथियों, देश के और हिस्सों में भी ऐसे ही अद्भुत किले हैं जिन्होंने आक्रमण झेले, खराब मौसम की मार झेली, लेकिन आत्मसम्मान को कभी भी झुकने नहीं दिया। राजस्थान का चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़ किला, रणथंभौर किला, आमेर किला, जैसलमेर का किला तो विश्व प्रसिद्ध है। कर्नाटका में गुलबर्गा का किला भी बहुत बड़ा है। चित्रदुर्ग के किले की विशालता भी आपको कौतूहल से भर देगी कि उस जमाने में किला बना कैसे होगा। साथियों, उत्तर प्रदेश के बांदा में है कालिंजर किला। महमूद गजनवी ने कई बार इस किले पर हमला किया और हर बार असफल रहा। बुंदेलखंड में ऐसे कई किले हैं। ग्वालियर, झांसी, दतिया, अजयगढ़, गढ़कुंडार, चंदेरी, ये किले सिर्फ ईंट पत्थर नहीं है, ये हमारी संस्कृति के प्रतीक है। संस्कार और स्वाभिमान आज भी इन किलों की ऊंची ऊंची दीवारों से जागते हैं। मैं सभी देशवासियों से आग्रह करता हूं, इन किलों की यात्रा करें, अपने इतिहास को जानें, गौरव महसूस करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को तमिलनाडु के गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर में आदि तिरुवथी राय उत्सव में हिस्सा लिया। समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इतिहासकार मानते हैं कि चोल साम्राज्य का दौर भारत के स्वर्णिम युगों में से एक था। चोल साम्राज्य ने भारत को लोकतंत्र की जननी कहने की परंपरा को भी आगे बढ़ाया। साथियों, हमारी शैव परंपरा ने भारत के सांस्कृतिक निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। चोला सम्राट इस निर्माण के अहम आर्किटेक्ट थे, इसलिए आज भी शैव परंपरा के जो जीवंत केंद्र है, तमिलनाडु उनमें बेहद अहम है। महान नयनमार संतों की लीगेसी, उनका भक्ति लिटरेचर, तमिल लिटरेचर, हमारे पूज्य आधीनमों की भूमिका, उन्होंने सोशल और स्पिरिचुअल फील्ड में एक नए युग को जन्म दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि चोल साम्राज्य का इतिहास और उसकी विरासत भारत के वास्तविक सामर्थ्य का प्रतीक है। ये उस भारत के सपने की प्रेरणा है जिसे लेकर आज हम विकसित भारत के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, चोला युग में भारत ने जिस आर्थिक और सामरिक उन्नति का शिखर छुआ है, वो आज भी हमारी प्रेरणा है। राजा चोला ने एक पावरफुल नेवी बनाई। राजेंद्र चोला ने इसे और सुदृढ़ किया। उनके दौर में कई प्रशासनिक सुधार भी किए गए। उन्होंने लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को सशक्त बनाया। एक मजबूत राजस्व प्रणाली लागू की गई। व्यापारिक उन्नति, समुद्री मार्गों का इस्तेमाल, कला और संस्कृति का प्रचार प्रसार, भारत हर दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा था। साथियों, चोला साम्राज्य के नए भारत के निर्माण के लिए
एक प्राचीन रोड मैप की तरह है। यह हमें बताता है अगर हमें विकसित राष्ट्र बनाना है तो हमें एकता पर जोर देना होगा। हमें हमारी नेवी को, हमारी डिफेंस फोर्सेस को मजबूत बनाना होगा। हमें नए अवसरों को तलाशना होगा और इस सबके साथ ही अपने मूल्यों को, उसको भी सहेज कर रखना होगा। और मुझे संतोष है कि देश आज इसी प्रेरणा से आगे बढ़ रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सशस्त्र बलों को जुटाने से लेकर सही समय और स्थान पर उपकरण पहुंचाने तक हमारी एजेंसियों द्वारा निर्बाध लॉजिस्टिक प्रबंधन ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में एक निर्णायक कारक था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को वडोदरा स्थित गति शक्ति विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि आज के युग में युद्ध केवल बंदूकों और गोलियों से नहीं जीते जाते, बल्कि उनको समयबद्ध पहुंचाने से जीते जाते हैं। और ऑपरेशन सिंदूर उत्कृष्ट लॉजिस्टिक्स प्रबंधन का एक सजीव उदाहरण था। आज के दौर में दुनिया जिस तरह से बदल रही है, जिस तेजी से बदल रही है, वो अपने आप में इंप्रेसिव होने के साथ साथ शॉकिंग भी है। आप डिफेंस सेक्टर में हो रहे परिवर्तनों को देखिए, यह किसी से छिपा नहीं है कि आज के समय में वारफेयर के तरीकों में भी बड़े स्तर पर बदलाव देखने को मिल रहे हैं। आज के दौर में युद्ध केवल बंदूकों और गोलियों से नहीं जीते जाते, बल्कि उनकी टाइम बाउंड डिलीवरी से जीते जाते हैं। मुझे इसी बात पर एक चाइनीज फिलॉसफर सुनजू का एक कथन याद आ रहा है। उन्होंने कहा था, द लाइन बिटवीन डिसऑर्डर एंड ऑर्डर लाइज इन लॉजिस्टिक्स। यानी अव्यवस्था और व्यवस्था, या कहें हार और जीत के बीच का जो अंतर होता है वह तय होता है लॉजिस्टिक्स से। और इसका एक बड़ा और ज्वलंत उदाहरण ऑपरेशन सिंदूर के रूप में पूरी दुनिया ने देखा है। विभिन्न एजेंसी ने जिस तरह लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट कर हमारी फोर्सेस के मोबिलाइजेशन से लेकर उनकी जरूरतों के ताजो सामान को उचित समय और उचित जगह पर पहुंचाने में मदद की, वह इस ऑपरेशन की सफलता में निश्चित एक डिसाइडिंग फैक्टर साबित हुआ है। लॉजिस्टिक्स को सिर्फ सामान पहुंचाने की प्रोसेस के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसे एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के रूप में भी देखा जाना चाहिए। चाहे हम सीमा पर लड़ रहे सैनिकों की बात करें या आपदा प्रबंधन में जुटे कर्मियों की, अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, अगर रिसोर्सेज का सही एग्जीक्यूशन नहीं होगा, तो मजबूत से मजबूत इरादे भी कमजोर पड़ जाएंगे। साथियों, दरअसल मुझे लगता है कि लॉजिस्टिक्स ही वह शक्ति है जो क्यास को कंट्रोल में बदलती है। यह वह डिसिप्लिन है जो बैटलफील्ड को वास्तव में बैटलफील्ड बनाती है। लॉजिस्टिक्स यदि सही नहीं रहा तो बैटलफील्ड सिर्फ एक कंफ्यूजन जोन बनकर रह जाएगा। बताते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट ने किसी समय कहा था कि एन आर्मी मार्चेज ऑन इट्स स्टमक, यानी सेनाएं केवल हथियारों से नहीं बल्कि राशन, वस्त्र और दवाइयों और ईंधन जैसे मूलभूत संसाधनों से भी चलती। और यह तभी संभव है जब लॉजिस्टिक सिस्टम मजबूत, तेज और भरोसेमंद हो। कभी कभी हमारे पास हथियार होते हैं, गोला बारूद होता है, लेकिन अगर उन्हें सही समय पर सही स्थान तक नहीं पहुंचाया गया तो वे निष्क्रिय हो जाते हैं। सैनिकों को भी तभी ताकत मिलती है, बल मिलता है, जब उसके पास समय पर आवश्यक सामग्री हो। मैं भी यह पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जितनी ज्यादा हमारी लॉजिस्टिक्स मजबूत होगी, उतनी ही ज्यादा हमारी सीमाएं भी मजबूत होंगी। जब लद्दाख की ऊंचाइयों में -30 डिग्री में तैनात जवान को सर्दियों में विशेष जैकेट समय से मिल जाती है,
या जब समुद्री सीमा पर गश्त करते शिपयार्ड्स को आवश्यक मेंटेनेंस किट्स और ईंधन समय से मिल जाता है, तो यह सिर्फ साजो सामान की आपूर्ति नहीं होती, यह भरोसे की एक डोर होती है। रक्षा मंत्री ने कहा कि जिस गति से युवा देश को शक्ति प्रदान कर रहे हैं वो सराहनीय है। भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है, जिसके लिए स्मार्ट लॉजिस्टिक्स सिस्टम बेहद आवश्यक है। आज भी जब छात्र छात्राओं के बीच आता हूं तो भीतर से वही भाव स्वाभाविक रूप से जगता है, जैसे कोई शिक्षक अपने छात्रों से संवाद कर रहा हो। मेरा ऐसा मानना है कि राष्ट्र निर्माण की सबसे पहली ईंट शिक्षा से ही रखी जाती है। आज इस विश्वविद्यालय में आकर मैं न केवल शैक्षणिक विकास देख रहा हूं, बल्कि उस आत्मनिर्भर भारत की झलक भी मैं यहां से देख रहा हूं, जिसकी नींव आपके जैसे युवा छात्र और आपके शिक्षक रख रहे हैं। आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं है, आज का दिन बहुत खास है। सिर्फ इसलिए नहीं कि आज आपको डिग्रियां दी जा रही हैं, बल्कि इसलिए कि आज से आप सभी की जिंदगी का एक नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है। यहां की पढ़ाई पूरी करने के बाद आप एक ऐसे रास्ते पर चलने जा रहे हैं जहां आपका ज्ञान, आपकी सोच, आपकी मेहनत, सब कुछ असली मायनों में यह परखा जाएगा। अब तक जो आपने सीखा है, अब समय है उसे दुनिया के सामने साबित करने का। यहां से निकलने वाले छात्रों को मैं यही कहना चाहूंगा कि अपने ज्ञान को केवल नौकरी की सीमा में मत बांधिएगा, आप प्रॉब्लम सॉल्वर्स बनिए। भारत को 2047 तक एक डेवलप्ड नेशन बनाना है, उसके लिए हमें स्मार्ट लॉजिस्टिक्स सिस्टम की भी जरूरत है। और जब तक देश में गुड्स, सर्विसेज और लोग ये तीनों तेजी से और आसानी से मूव नहीं करेंगे, तब तक कोई भी देश विकसित नहीं बन सकता है। यहां से निकलकर आप में से कई लोग बड़ी बड़ी कंपनियों में जाएंगे, कई लोग खुद का स्टार्टअप प्रारंभ करेंगे। आप अगर स्टार्टअप शुरू करते हैं तो लॉजिस्टिक्स टेक्नोलॉजी में इनोवेशन के भी आपके रास्ते खुले हुए हैं। और अगर आप किसी संस्था में जाते हैं तो वहां की सप्लाई चेन को टाइमली, इन्वायरमेंट एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के अवसर आपको निश्चित रूप से मिलेंगे। यदि आप हमारी आर्म फोर्सेस के साथ जुड़ते हैं तो देश की सामरिक गति को और तीव्र बनाने में आप सहयोग कर सकते हैं। कुल मिलाकर यदि मैं कहूं तो आपके पास असीमित संभावनाएं हैं। और यह दीक्षांत समारोह केवल आपके डिग्री लेने का क्षण नहीं है, यह एक संकल्प लेने का भी क्षण है कि आप देश को मोर सिक्योर एंड मोर कैपेबल बनाने की इस यात्रा में अपनी भूमिका निभाएंगे। गतिशक्ति विश्वविद्यालय से निकलने वाले आप सभी विद्यार्थियों को देश की रीढ़ को मजबूत करेंगे। आप अपनी गति से देश को शक्ति प्रदान करेंगे, ऐसी मेरी शुभकामना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में उभरा है। उन्होंने उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए एजेंसियों को एक राष्ट्रीय व्यापी रियल टाइम डेटा शेयरिंग तंत्र बनाने का निर्देश दिया। नई दिल्ली में 8वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2025 को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को फिर से एक बार न सिर्फ प्रस्तावित किया है, बल्कि दुनिया के सामने बहुत अच्छे तरीके से इसका परिचय ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दिया। उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्यों में बिखरी हुई अनेक समस्याओं का समाधान करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। भारत सबसे तेज इमर्जिंग इकोनॉमी में से एक है, इसलिए देश के सामने चुनौतियां भी बड़ी हैं। हमें और सजग रहकर समस्याओं से निपटना होगा। वरिष्ठ अफसरों द्वारा युवा अफसरों को मार्गदर्शन देने, उन्हें समस्याओं से परिचित कराने और समाधान खोजने की प्रक्रिया का मार्ग दिखाने में ये सम्मेलन महत्वपूर्ण है। भारतीय क्रिकेट टीम रविवार को इंग्लैंड के विरुद्ध चौथा टेस्ट मैच ड्रॉ करवाने में सफल रही।
इंग्लैंड ने पहली पारी में 669 रन बनाकर 311 रन की विशाल बढ़त हासिल कर ली थी। इसके जवाब में भारत ने केएल राहुल, शुभमन गिल और रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर के बीच हुई शतकीय साझेदारियों की बदौलत मैच के अंतिम दिन दूसरी पारी में बढ़त हासिल करने में सफलता हासिल की, जिसने इंग्लैंड का मैच जीतने का सपना चकनाचूर कर दिया। पहली पारी में 311 रन के बड़े अंतर से पिछड़ने वाली भारतीय टीम ने दूसरी पारी में बिना खाता खोले 2 विकेट गंवाने के बावजूद 4 विकेट पर 425 रन बना लिए। भारत की ओर से शुभमन गिल, रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर ने शतक लगाए। भारतीय टीम की दूसरी पारी में शुरुआत बेहद खराब रही। टीम ने पहले ही ओवर में यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन का विकेट गंवा दिया, जिसके बाद शुभमन गिल और केएल राहुल के बीच तीसरे विकेट के लिए 421 गेंदों पर 188 रनों की साझेदारी हुई। बेन स्टोक्स ने इस पार्टनरशिप को तोड़ दिया। मैच के 5वें दिन भारत ने केएल राहुल का विकेट गंवाया। राहुल 230 गेंदों में 90 रन बनाकर पवेलियन लौटे। कप्तान शुभमन गिल 238 गेंदों में 103 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें आर्चर ने अपना शिकार बनाया। वाशिंगटन सुंदर 101 और रविंद्र जडेजा 107 रन ने शतकीय पारियां खेली और दोनों के बीच 122 रनों की साझेदारी ने मैच इंग्लैंड से छीन लिया। इंग्लैंड ने शनिवार को पहली पारी में 669 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया था और 311 रन की विशाल बढ़त भी हासिल कर ली थी। भारत ने पहली पारी में 358 रन बनाए थे। 141 रन बनाने और 6 विकेट लेने वाले स्टोक्स मैच में मैन ऑफ द मैच घोषित किए गए। फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभियान फिट इंडिया मूवमेंट के तहत संडे ऑन साइकिल का आयोजन किया जाता है। दिसंबर 2024 में अभियान की शुरुआत के बाद इस वर्ष 1 जून को संडे ऑन साइकिल का 25वां संस्करण मनाया गया। इसी कड़ी में भिलाई में CISF के वरिष्ठ अधिकारियों और जवानों ने बीते रविवार को इसका आयोजन किया। आपको छोड़े जाते हैं इस अभियान से जुड़े खास वीडियो के साथ। मुझे दीजिए आगे, बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।